हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 13 चल रहा है, अध्याय 13, जिसमें आज का टॉपिक है बच्चों रेडियो एक्टिव 6 नियम। देखिए कुछ टॉपिक एनसीईआरटी ने हटा दिया है, उसे भी मैं यदि कवर कर दूं तो आप परेशान मत होना, क्योंकि कई स्टेट बोर्ड के ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर आप इस टॉपिक को करा दो। ठीक है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो। चलिए शुरू करते हैं। इसका यदि नोट्स लेना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको हमेशा अपना पर्सनल नंबर देता हूं 9685299149 9685299149। एक छोटा सा अमाउंट है, लेकिन ये जो आपको नोट्स दिख रहा है यही नोट्स प्रॉपर रूप से आपको दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। रेडियो एक्टिव 6 नियम है क्या। सबसे पहली बात तो यदि मान लीजिए एक आपके पास रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जैसे पोलोनियम है, यूरेनियम है, रेडियम है, ठीक है, यदि ये कहीं पे भी रहे बच्चों, इसमें से स्वतः ही कुछ किरणें निकलती हैं, जिन किरणों को हम अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण के नाम से जानते हैं। अल्फा, बीटा, गामा किरण। अब किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, समझिएगा, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से इन किरणों का निकलना, स्वतः निकलना रेडियो सक्रियता कहलाता है। अब जैसे मैं कहता हूं कि कोई पदार्थ रखा है, अब उस पदार्थ से अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके द्रव्यमान में कमी तो आएगी, उसके अंदर परमाणुओं की संख्या में कमी आएगी। भाई किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से जब कण निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी, और यही कमी का होना रेडियो एक्टिव 6 कहलाता है। रेडियो एक्टिव 6 सीधा फंडा है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से आपके पास जानते हैं कि वैक्यूलर किरणें निकलते हैं। वैक्यूलर किरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेनरी वैक्यूलर ने सर्वप्रथम बताया था कि हमारे पास रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये उसके कुछ यौगिक हैं, तो वहां से जो किरणें हैं कुछ निकल रही हैं, जो फोटोग्राफिक प्लेट को फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करते हैं, गैसों को आयनित कर देते हैं, और ये अल्फा, बीटा, गामा किरणों से मिलकर बनी हुई हैं, क्योंकि इसमें ऋणावेशित कण भी हैं, धनावेशित कण भी हैं और उदासीन भी है, जिसके आधार पर अल्फा, बीटा, गामा, धनावेशित किरण को अल्फा किरण, ऋणावेशित को बीटा किरण, और जो आपका उदासीन होता है उसे गामा किरण के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे हेनरी वैक्यूलर साहब बताए थे कि भाई साहब यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उससे स्वतः ही कुछ विकिरण निकलते रहते हैं, और जब इसमें विकिरण निकलेगा तो कहीं ना कहीं पदार्थ के परमाणुओं में कमी आएगी। वही परमाणु में कमी होना ही रेडियो एक्टिव 6 नियम कहलाता है। इस नियम को सर्वप्रथम रदरफोर्ड और सोडी ने, मतलब जो इसका प्रयोग पहले तो बेकुरल साहब बता दिए, बाद में इसके सबका जैसे कोई भी नियम होता है उसके बारे में किसी ने बता दिया, उसका प्रयोग भी लोग करते हैं। तो हमारे रदरफोर्ड साहब और सोडी साहब थे, ये भी अपना प्रयोग कर रहे थे। तब उन्होंने बताया कि किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की जो दर है, उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक लेड ब्लॉक है। लेड ब्लॉक का मतलब कांच का एक पात्र है, ये लेड ब्लॉक है, हम इसको लेड ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूं। ये लो भैया लेड ब्लॉक, ये लेड ब्लॉक है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रख देता हूं। रेडियो एक्टिव पदार्थ यहां पे रख दिया, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से ना बच्चों विकिरण निकलते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक कोई प्लेट है, ठीक है, तो यहां से कुछ विकिरण निकलेंगी तो सीधे चली जाती है, कोई विक्षेप नहीं होता है। कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर ऋणावेशित है। मान लीजिए इधर धनात्मक प्लेट है, इधर ऋणात्मक प्लेट है, तो इधर अल्फा, इधर बीटा जाएगा, क्योंकि बीटा पर ऋणावेश होता है तो धन प्लेट की ओर जाएगा, और इधर आपका गामा उदासीन सीधा जाता है। तो यहाँ पे आपने समझा कि यदि इस पदार्थ से, रेडियो एक्टिव पदार्थ से ये कण निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं अल्फा कण या अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, तो इसमें परमाणुओं की संख्या में कमी होगी। तो प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या यदि है तो इसमें परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाएगा, बताओ जरा। कमी होना मतलब समय के साथ, जैसे मैं यहां पे आपसे कह दूं कि परमाणुओं, देखिएगा, परमाणुओं के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर, देखिएगा समय के साथ, तो समय मान लीजिए dt, अणुओं की संख्या में परिवर्तन, तो परिवर्तन को dn से, और हमेशा ऋणात्मक लिखा जाता है। ये ऋणात्मक लिखने का कारण क्या है?
क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो जो आपका रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो सक्रियता है, इसके मान में वृद्धि होगी। मतलब वहां से जो आपके अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण ये ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होते रहेंगे, तो उनमें परमाणुओं की संख्या में कमी आएगी। समय के साथ जैसे कोई अभिक्रिया हो रहा है तो धीरे धीरे अभिक्रिया जब आगे बढ़ेगा तो अभिकारक में कमी आती है कि नहीं। तो ऐसे पदार्थ से जब अणु की संख्या में निकलने में मान लीजिए वृद्धि हो रही, धीरे धीरे कहीं ना कहीं अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण निकल रहे हैं, तो उसके परमाणुओं की संख्या में कमी होगी। इसलिए हमेशा परमाणुओं के क्षय होने की दर हम ऋणात्मक लेकर चलते हैं। ऋणात्मक इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि भाई साहब परमाणुओं की संख्या में कमी होती है। ठीक है, प्रारंभ में मैंने कहा n है प्रारंभ में, तो t समय पश्चात, या मैं कह देता हूं dt समय पश्चात, dt समय में कितने मान लीजिए परमाणु निकल जाएंगे। dt समय में परमाणु जो निकलेंगे बच्चों, उनकी संख्या dn होगी। सही है कि नहीं। उत्सर्जित परमाणु, यहां पर मैं लिख सकता हूं उत्सर्जित परमाणु dt समय में जो उत्सर्जित परमाणु dn होंगी। मतलब ये अल्प समय में इतना परमाणु तो निकल ही जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं। प्रारंभ में n था, dt समय, और ये कितने समय पर, t समय पर था n, लेकिन कुछ समय और चला तो भाई साहब dn यानी dt समय में dn परमाणु निकल जाएंगे। हम यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके पूरा अंत तक ले चलेंगे, एक साथ ही नहीं कर रहे हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपने ये समझा कि भाई साहब कोई हमारे पास पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो वहां पर विकिरण जो है स्वतः निकलते हैं। ये क्रिया रेडियो एक्टिविता कहलाती है और उनमें परमाणुओं की संख्या में कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण निकलती है तो उसके परमाणु की संख्या में कमी आएगी। यही कमी होना रेडियो एक्टिविता क्षय नियम कहलाता है, जिसे रदरफोर्ड एवं सोडी साहब ने बताया कि ये जो क्षय होने की दर है वो परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब dn अपान जो dt है, देखिएगा इनके अनुसार ये बोला गया कि क्षय नियम के अनुसार ये बोला गया कि भाई साहब जो परमाणुओं की संख्या में कमी है, मतलब माइनस का dn अपान dt, ये किस पर निर्भर करता है बच्चों, ये निर्भर करता है परमाणुओं की संख्या पर। अब जैसे ही समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है। सही है, माइनस dn अपान dt, जैसे ही समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है। तो यहाँ हम लैम्डा क्या कर दिए, नियतांक लगा दिए। एक एक पॉइंट समझा रहे हैं बच्चों, आप लोग समझते चलिएगा। भाई ये आपका समय के साथ परमाणु की संख्या में परिवर्तन को बताता है, और ये जो समय के साथ परमाणु की संख्या में परिवर्तन होगी, और क्षय होगी जो, वो प्रारंभिक परमाणुओं पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप समझिएगा, यदि इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो यहां पर आएगा dn अपान n को इधर ले आओ बराबर लैम्डा dt, माइनस को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत है कि माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर दें, उल्टा कर दिया अपन ने, इधर n आ जाएगा। सही है, n आ जाएगा तो कितना हो जाएगा dn अपान n, ये n है बच्चों, नहीं तो माइनस लैम्डा dt, कंफ्यूज मत होना। तो ये मैंने n पर थोड़ा सा देखो भाई, ये n है, ठीक है, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कहां से आ गया। अब ये चीज आपको क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो यहां पर लिखना भी शुरू करना है कि माना, ये तो आप लोग लिख लिए होगे भाई साहब, कि किसी रेडियो एक्टिव परमाणु में क्षय होने की जो दर है उस पर परमाणुओं की संख्या का अनुपाती होता है। t समय परमाणु की संख्या n है, और जैसे ही समय बढ़ेगा तो dn और निकल जाएगा बच्चों। तो प्रारंभ में n था तो बचा कितना, n माइनस dn है। भाई ये बोला गया कि t समय में n परमाणु थे पदार्थ के, लेकिन dt समय बढ़ा तो dn परमाणु की संख्या में कमी आई, तो टोटल बचा घटकर इतना रह जाती है। तब परमाणु में जो क्षय की दर है कितना हो जाएगा, माइनस dn अपान dt। हमने कहा इस नियमानुसार dn अपान dt समानुपाती है। भैया यहाँ पे आपका माइनस चिन्ह है, इस बात का प्रतीक है कि परमाणु की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब बच्चों पक्षांतर करके हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे dt को इधर ले आए, या कि n को इधर ले आए, n को इधर ले आए, dt को इधर पक्षांतर कर दें। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है, यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ओके, चीजें क्लियर है बच्चों। इसके बाद अपन को क्या करना है, समाकलन करना है। यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। चलिए, अब दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। ये भी जो भी समीकरण है आप समीकरण दे सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। अब सिर्फ आपको प्रोसेस समझा रहे हैं। दोनों पक्षों में जब समाकलन करते हैं तो समाकलन ये हो गया dn अपान n इधर हो गया,
और इधर भी समाकलन हो जाएगा बच्चों। तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं, समाकलन हो गया dt। 1/x का समाकलन होता है log x, तो यहां पर 1/n का log n हो जाएगा। ठीक बच्चों, और यहां पर यदि मैं आपसे कह दूं कि 1 है तो बिल्कुल है, तो t के सापेक्ष 1 का समाकलन t हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 है t के सापेक्ष हो रहा है, जैसे 1 का x के सापेक्ष 1 का समाकलन x होता है, y के सापेक्ष y 1 का समाकलन y होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। यहां पर t के सापेक्ष 1 का समाकलन t हो जाता है। एक यहां पर है, ध्यान रखना, और एक आपका a यहां पर हमने कर दिया, जहां a क्या है, एक आपका क्या है, समाकलन नियतांक है। जहां a क्या है, समाकलन नियतांक, जहां a समाकलन नियतांक नियतांक। ठीक, यहां तक क्लियर? यहां तक यदि प्रोसेस ठीक हो बच्चों तो आगे चलते हैं। फिलहाल यहां तक आपको क्लियर रहना चाहिए, ये कहां से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे बढ़े बच्चों। यहां पर हमने कहा दोनों पक्षों में समाकलन लेंगे, 1/n का log n हो जाएगा और 1 का समाकलन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, क्योंकि 1/x का log x, और यहां पर यदि 1 है बच्चों x के रिस्पेक्ट में 1 का समाकलन x होता है। ठीक है, तो यहां पर t का सापेक्ष हमने 1 का समाकलन t कर दिया, और a आपका जो है समाकलन नियतांक है। जहां a क्या है, समाकलन नियतांक, लिख लेना। अब इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि मान लीजिए टाइम 0 रहा हो, तो परमाणुओं की संख्या कुछ और रही होगी कि नहीं। कि मान लीजिए, मैं यहां पर थोड़ा समझिएगा, ये तो खत्म है, यहां तक क्लियर है बच्चों। और जिसको नोट्स लेना है तो ले सकते हैं यार, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही कम कॉस्ट पे दिया जाता है। यदि हम कहते हैं कि t बराबर 0 रहा हो, t बराबर 0 का मतलब यह कि प्रारंभिक समय में तब क्या हो रहा होगा कि तब परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बताओ कुछ अलग रही होगी। t समय में n था, तो प्रारंभ में मैं कहता हूं n0। सही है कि नहीं, बताओ जरा, सही है कि नहीं। तब आपका हो जाता बच्चों log आपका n के जगह n0 कर देते, यहां देखिए समीकरण है, माइनस टाइम जो है आपका 0 है और प्लस a। सही है कि नहीं, तो a बराबर आपका निकल कर आ गया log n0। अब इसको वैल्यू पुट कर दें, इसको वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा log n बराबर माइनस लेमडा t, और a के जगह हो जाएगा log n0। ये प्लस है बच्चों, इधर आएगा तो माइनस में, या कि आप ऐसा कर दो, इसको इधर ले आओ, log n माइनस log n0 या n0। ठीक है, हम ये 0 लेते हैं क्योंकि टाइम बराबर 0 के लिए था। अब log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m/n, तो n/n0 बराबर माइनस लेमडा t। ठीक है, ये चीज आपका एक समीकरण आ गया। या मान लीजिए यहां पर बेस में e है, तो e की पावर ये लेमडा t हो जाएगा, बराबर में आपका n/n0 होता है। यही एक फॉर्मेट होता है। यहां से आप n का मान निकाल सकते हैं, n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा t। ये लो, लंबा चौड़ा है लेकिन बढ़िया है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ गए होगे। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि यदि प्रारंभिक में परमाणुओं की संख्या जब टाइम t बराबर 0 है, इस पर परमाणु की संख्या n0 रहा होगा, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, n की जगह n0, टाइम की जगह 0, तो a का मान निकल कर आ गया। a का मान हमने समीकरण में रखा, तो a का मान आपका log en है, प्लस इधर आए तो माइनस हो गया log n। देखो log a माइनस log b का फार्मूला होता है log a/b, होता है कि नहीं, log a माइनस log b का होता है log 1/b, तो यहाँ पर हो गया log 1/b। अब बच्चों एक फॉर्मेट होता है, मान लीजिए बेस है तो इसका घात इसको कर दो तो ये इसके बराबर आ जाएगा। लॉग प्रॉपर्टी होता है, लॉग प्रॉपर्टी log ex बराबर e की पावर t बराबर x। log ex बराबर t है ना, तो e का घात t कर दो, ऐसे e का घात माइनस लेमडा t कर दो, बराबर में ये आ जाएगा, और यहां से n का मान निकल कर आ जाएगा। फिर कंडीशन आगे हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो क्लियर है कि जब टाइम अनंत हो जाए, ये कंडीशन है कि मान लीजिए टाइम अनंत हो जाए और n बराबर 0। भाई देखो ना, टाइम जब अनंत कर देंगे तो n का मान 0 आ जाएगा। ये कैसे n का मान 0 आएगा सर, बड़ी समस्या है। बोलोगे सर क्या करते हो आप। देखो भाई n बराबर है, ये आपका मान लीजिए n 0 है, नीचे जाएगा तो e
पावर लेमडा टी प्लस में हो जाएगा। नीचे का मान अनंत करेंगे, नीचे का मान अनंत करेंगे तो किसी संख्या में अनंत का भाग देते हैं 0 आता है, इसलिए n का मान 0 हो जाएगा। अर्थात इस स्थिति में जानते क्या होता है, इस स्थिति में किसी मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्षय होने में अनंत समय लग सकता है ना। मतलब n बराबर जब 0 हो जाए, यानी एक भी परमाणु ना रह जाए, खत्म हो जाए, तो किसी रेडियो एक्टिव उल्टा लिख दिया मैंने, तो यहां पर रेडियो एक्टिव होगा पदार्थ को क्षय होने में अनंत समय लगता है। पहला कंडीशन बच्चों, ये कंडीशन ही है कि मान लीजिए ऐसा हो जाए तो क्या हो सकता है। अब दूसरा आप कंडीशन यदि लगाना चाहते हो तो यहां पर लेमडा पर है। लेमडा क्या है, एक 6 नियतांक है, जो आपका 6 नियतांक है बच्चों, 6 नियतांक लेमडा है। 6 नियतांक लेमडा का मान यदि अधिक हो जाए, का मान अधिक होने पर क्षय होने की दर अधिक होती है। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 कंडीशन लिख लो काफी है। बाकी यदि क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही पूछा जाता है, तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं। यदि आएगा 6 नियम तो इतना ही आपको करना है, एग्जाम में इससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाता है भाई। जो आपके सिलेबस में है ना उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे ना। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज आप एक एक टॉपिक पर यदि वीडियो चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन पे हमारे सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा बच्चों। जैसे आप अदर प्लेटफॉर्म में हमसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। हमारे नए ऐप के साथ जुड़ना चाहते हैं, शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप आ चुका है। और बच्चों हमारे साथ जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम में जुड़ना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।